नमस्कार बच्चों, जय माता दी। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान का अध्याय 8, जो कि इतिहास से संबंधित है। और यहाँ पर दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी, ये इस पाठ का टाइटल है। तो इससे संबंधित दो वीडियो हम पहले भी देख चुके हैं और आज जो है ये इस पाठ का तीसरा वीडियो है। तो आइए देखते हैं। हम लोग पहुँचे थे उद्योग और मजदूर तक। इससे पहले अर्धदास्ता और दो विश्व युद्धों के बीच में रूस की क्रांति और वहाँ की जनता की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे उद्योग और मजदूर के बारे में। 1880 के बाद रूसी शासक आधुनिक उद्योगों के महत्व को समझने लगे, क्योंकि वे अपनी सेना के लिए आधुनिक हथियार व रेल मार्ग चाहते थे। उस समय क्या हो रहा था? औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया चल रही थी पूरे विश्व में। तो जो रूसी शासक थे वो परंपरागत संसाधनों के अलावा जो आधुनिक उद्योग थे उनके महत्व को भी समझने लगे और हथियारों तथा रेल मार्गों के लिए कारखाने बनाना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अतः ज़ारशाही राज्य ने रूस में उद्योग को लगाने की पहल की। ब्रिटेन या फ्रांस में जहां मध्यम वर्ग के धनी व्यापारी आदि छोटे उद्योग लगाते थे, रूस में राज्य ने विदेशी निवेशकों को बड़े कारखाने लगाने के लिए आमंत्रित किया और उन्हें कई रियासतें दी। इस कारण रूस का औद्योगिकीकरण भी अभिजात राज्य के नियंत्रण में ही रहा और वहां एक स्वतंत्र मध्यम वर्ग या शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग का विकास नहीं हो सका। उन्होंने क्या किया? अपने देश में राज्यों को कई रियासतों को विदेशी निवेशकों को प्रदान कर दिया और उनको जो है आमंत्रित किया विदेशियों को कि आप आइए और हमारे देश में बड़े कारखाने लगाइए। तो उद्योग, जो रूस का औद्योगिकीकरण था, उद्योग जगत था, वहाँ पर विदेशियों का वर्चस्व ज़्यादा रहा और स्थानीय स्वतंत्र पूंजीपति वर्ग का विकास वहाँ पर नहीं हो सका। लेकिन बढ़ते औद्योगिकीकरण के साथ साथ शहरीकरण भी हुआ। जहाँ पर उद्योग लगे वहाँ पर मजदूरों के परिवार आदि शहर में आकर रहना प्रारंभ कर दिए, जिसके कारण जो है वहाँ पर शहरीकरण भी होना प्रारंभ हो गया। वहाँ बड़ी संख्या में औद्योगिक मजदूर रहने लगे, जिन्हें बहुत ही कम वेतन पर दयनीय हालतों पर काम करना पड़ता था। रूस में जो कारखाने, क्योंकि विदेशियों के द्वारा वहाँ पर उद्योगों का स्थापना की जा रही थी, तो वो अपनी ज़्यादा लाभ कमाने के लिए जो स्थानीय मजदूर थे उनको कम वेतन पर जो है काम करने के लिए मजबूर कर रहे थे। और जो अर्धदास्ता से ग्रसित दास थे उनको कुछ रोजगार चाहिए था, तो वो भी क्या कहते हैं, उस समय रोजगार की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कम वेतन पर भी कार्य करने के लिए तैयार हो जा रहे थे। रूस में जो कारखाने बने वे बहुत बड़े थे, जिनमें हजारों मजदूर एक साथ काम करते थे। इस कारण मजदूरों में आपस में संगठन बनाने और अपनी मांगों के साथ लड़ने की क्षमता बनी। ज़्यादातर मजदूर गांव के किसानों परिवारों से थे, इस कारण गांव की समस्याओं से गहरे रूप से जुड़े थे। तो जैसा कि हम लोग पहले जानते हैं कि अधिकतर मजदूर कहाँ से आए थे? गाँव से आए थे, जो कि मूल रूप से क्या थे? किसान थे, है ना। और वो गांव से जुड़े हुए थे, तो एक दूसरे के साथ भी भावनात्मक रूप से उनका जो है जुड़ाव था और एक दूसरे की समस्याओं को अच्छी तरीके से समझते थे। इसलिए जो है जो मजदूर संगठन थे उनका विकास यहाँ पर होना प्रारंभ हो गया। सन 1905 की घटनाएं। जार शासित रूस में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकार नहीं थे और लोगों की सरकार की खुलकर आलोचना करने या अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन करने के अधिकार नहीं थे। जो जार शासित रूस था वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था न होने के कारण जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी वो वहाँ के लोगों को नहीं थी। क्योंकि राज्य का विरोध खुलकर नहीं हो सकता था, जगह जगह गुप्त संगठन बने जो गुप्त रूप से लोगों को संगठित करते और गुप्त आंदोलन चलाते थे। जो वहाँ पर विरोध हो रहा था वो खुलकर नहीं हो सकता था, क्योंकि उसके लिए जो है राष्ट्र की ओर से स्वतंत्रता प्रदान नहीं की गई थी। तो जो कुछ भी हो रहा था ढके छुपे ढंग से जो है शासन का विरोध किया जा रहा था। समय समय पर यहाँ आतंकी हमलों का रूप लेता था। तो वो लोग अपने विरोध करने के लिए जहाँ पर भी कुछ आंदोलन वगैरह करते थे उसको जो है आतंकी हमलों का नाम दिया जा रहा था। गुप्त संगठनों में रूस की समाजवादी व साम्यवादी पार्टी
किसानों की क्रांतिकारी पार्टी और उदारवादियों की पार्टी प्रमुख थी। सन 1905 में रूस और जापान का युद्ध हुआ, जिसमें रूस एक छोटे एशियाई देश से हार गया। 1905 में रूस और जापान के युद्ध में रूस क्या हुआ, जापान से हार गया। इस कारण जार का दबदबा कमजोर हो गया। उसी समय रूस के विभिन्न शहरों में मजदूर अपने काम के हालातों के विरुद्ध लोकतंत्र के लिए हड़ताल करने लगे। जब पीटर्सबर्ग शहर, जो कि रूस की राजधानी है, में मजदूर शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर जार्ज के महल के सामने अपनी गुहार सुनाने के लिए इकट्ठे हुए तो उन पर गोली चलाई गई और 1000 से अधिक लोग मारे गए। इससे क्रुद्ध होकर पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन हुआ। इनको देखते हुए जार्ज ने कई राजनीतिक सुधारों की घोषणा की। उस समय क्या था कि युद्ध भी हुआ जापान के साथ में, और वहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत सारे जो अर्धदास के रूप में जो किसान थे वो सैनिकों के रूप में भर्ती हुए और लड़े। तो क्योंकि वो पहले से ही प्रताड़ित थे, इसलिए जो है निश्चित रूप से उन्होंने लड़ाई में जो है अपना पूर्ण योगदान नहीं दिया। और जार्ज के द्वारा भी आधुनिक प्रकार के हथियारों का प्रयोग और सेना के लिए अच्छे खान पान आदि बहुत सारी तकनीकों का प्रयोग नहीं किया गया, जिनके कारण जो है जापान जैसे छोटे देश से रूस जैसा बड़ा देश हार गया। इसके कारण जो जनता थी उसको जार के प्रति उस समय उसका सम्मान घट गया, और जो मजदूर वर्ग थे उनके भी जो संगठन थे उस समय सशक्त होने लगे, और उन्होंने जो है हड़ताल कर दी कि हमारी जो स्थिति है वह सही नहीं है, वेतनमान आदि कम है, और बहुत सारे उनके जो मुद्दे थे उनको लेकर जो है उन्होंने हड़ताल करना प्रारंभ कर दिया। ये जो है पीटर्सबर्ग नामक शहर, जो कि रूस की राजधानी है, वहाँ पर मजदूर लोग शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे थे, और जार के महल के सामने इकट्ठे होकर जब वो हड़ताल कर रहे थे तो जार ने जो है उनके ऊपर गोली चलवा दी, जिसके कारण 1000 से अधिक लोग जो है मारे गए। इस भीषण रक्तपात से जो है जनता रुष्ट हो गई, और उसके क्रोध से बचने के लिए जार को कई सारे सुधार उस समय करने पड़े। रूस में चुनी हुई संसद, जिसे डूमा कहा गया, की स्थापना हुई, लेकिन चुनाव एक जटिल अप्रत्यक्ष तरीके से होता था ताकि डूमा में अधिकतर संपत्ति वाले ही पहुंचे। रूस की जो संसद थी उस समय जारशाही के समय, उसको क्या कहा जाता था, डूमा कहा जाता था, और उसमें जो है सिर्फ ऐसे लोगों को ही चुना जाता था जो कि धनाढ्य वर्ग के लोग थे। ठीक, तो जार डूमा के किसी भी प्रस्ताव को ठुकरा सकता था, उसका अधिवेशन भी जार अपनी सुविधा अनुसार बुलाता था। ये जो संसद थी वो भी पूरी तरह से जारशाही के अधीन थी। डूमा के द्वारा जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते थे, यदि जार को उसमें अपना लाभ लगता था तो वो उसे मान्य करता था, नहीं तो ठुकरा देता था। और उसका अधिवेशन भी कोई निश्चित नहीं था, किसी भी समय जार उस अधिवेशन को बुला सकता था। इस घोषणा के साथ ही बहुत क्रूर तरीके से आंदोलनों को दबाया गया, जिसके चलते 10,000 से अधिक लोग मारे गए, 75,000 से अधिक लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया, या घोर ठंडी जगह साइबेरिया में काला पानी की सज़ा दे दी गई। तो साइबेरिया जो है रूस का ही एक हिस्सा है, जो कि बहुत ज़्यादा ठंडा स्थान है। वहाँ पर लोगों को जो है कैद करके रख दिया गया, 75,000 से अधिक लोगों को, और 10,000 से अधिक लोग जो है इस विद्रोह के समय मारे गए, क्योंकि जो जार था वह इस विद्रोह को बलपूर्वक दबाना चाहता था। युद्ध और सन 1917 की क्रांतियाँ। अब यहाँ पर देखिए एक प्रश्न दिया है, 1905 में डूमा को क्या आप वास्तविक लोकतांत्रिक संसद मानेंगे? तो जो डूमा थी वो वास्तविक लोकतांत्रिक संसद नहीं थी, क्योंकि वहाँ पर सामान्य वर्ग से चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। वहाँ पर क्या थे, जो आर्थिक रूप से सुसंपन्न वर्ग के लोग थे वही लोग इस संसद के सदस्य थे, और वो भी जार के नियंत्रण में ही कार्य करते थे। तो इस कारण जो डूमा थी वह एक वास्तविक लोकतांत्रिक संसद नहीं थी। ठीक, युद्ध और सन 1917 की क्रांतियाँ। दमन चक्र और सीमित सुधार के चलते कुछ वर्ष शांति बनी रही, मगर सन 1912 के बाद फिर से मजदूरों की हड़ताल और किसानों के विद्रोह शुरू हो गए। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में रूस सम्मिलित हुआ। इसके तुरंत बाद रूस में भी देशभक्ति की लहर उठी और लोग जार का समर्थन
करने लगे। लेकिन 2 वर्षों के अंदर लगातार हार और युद्ध की विभीषिका सहते हुए रूस के सैनिक, मजदूर और किसान थक गए। चारों ओर जमीन, रोटी और शांति की मांग उठने लगी। 23 जनवरी 1917 रूस में प्रचलित कैलेंडर और आधुनिक कैलेंडर के बीच 13 दिन का अंतर था। वास्तव में यह घटना हमारे कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च को घटी थी। तो 23 फरवरी 1917 को महिला दिवस पर पेट्रोग्राड, राजधानी पीटर्सबर्ग का जो नया नाम रखा गया था, शहर की महिला मजदूरों ने शांति और रोटी की मांग करते हुए जुलूस निकाला। उस समय क्या था, रूस के जो किसान थे और मजदूर थे, बहुत सारी संख्या में वो लोग सैनिक के रूप में रूस की सेना में भर्ती हो गए थे और युद्ध पे चले गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के समय में। तो जो परिवार का, घर का आर्थिक नियंत्रण था वो पूरी तरीके से महिलाओं को ही संभालना पड़ रहा था। और क्योंकि रोजगार की भी कमी हो रही थी और महंगाई में भी उस समय बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी, इसलिए जो महिलाएं थी, महिला मजदूर थी, उन लोगों ने अपनी स्थानीय शांति और रोटी यानी कि रोजगार की मांग के लिए एक जुलूस निकाला। इसके तुरंत बाद पूरे शहर में इन मांगों के समर्थन में मजदूरों व सैनिकों के जुलूस निकलने लगे और सैनिक व पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कार्रवाई से मना कर दिया, क्योंकि जो सैनिक और पुलिस थे वो भी किसान वर्ग से ही इसमें, पुलिस में और सैनिक में भर्ती हुए थे और उनको कहीं से भी नहीं लग रहा था कि मजदूरों की या जो सैनिक है उनकी मांगे कुछ भी गलत है। तो उन्होंने क्या किया कि जब जार ने आदेश दिया कि इनको जो है इस विद्रोह करने से रोका जाए, प्रदर्शन करने से रोका जाए, तो उन्होंने उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से मना कर दिया। हर कारखाने में मजदूरों की सभाएं हुई जिनमें उन्होंने रूस के हालातों पर चर्चा की और अपने प्रतिनिधि चुनकर शहर में मजदूर सभा गठित करने के लिए भेज दिया। इन सभाओं को सोवियत पंचायत जैसा एक रूसी शब्द कहा जाता है। तो जो मजदूर सभाएं हो रही थी उनको सोवियत नाम दिया गया। कारखानों के सोवियतों ने कारखानों का संचालन मालिकों से अपने हाथों में ले लिया। तो हर कारखाने में जो है एक मजदूरों की पंचायत टाइप की बनाई गई जिसको सोवियत नाम दिया गया। और जो उसके प्रमुख थे उन्होंने जबरी विद्रोह के द्वारा कारखानों के जो संचालक थे, जो विदेशी या फिर स्थानीय धनी वर्ग के लोग थे, उनसे जो है अपने हाथों में ले लिया। वे खुद निर्णय लेते और उनका क्रियान्वयन करते थे। उनके प्रतिनिधियों से अपेक्षा थी कि वे सोवियत सदस्यों के विचारों के अनुरूप शहर सोवियत के कारखानों में काम करें, अन्यथा उन्हें बदलकर किसी और को प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता था। इस तरह पेट्रोग्राड शहर का सोवियत बना। इसी तरह सैनिकों ने अपनी अपनी टुकड़ी के सोवियत बनाए और अपने शहरों को कैद कर लिया। उन्हें सैनिक के कहे अनुसार चलने पर मजबूर किया। तो हर जगह क्या हुआ कि एक पंचायत के समान सभा बनाई गई, चाहे वो कारखानों में हो, चाहे वो स्थानीय शहर के सैनिकों या पुलिस में हो, और उन सैनिकों, पुलिस या कारखानों ने अपने अपने शहर और कारखानों पर जो है कब्जा करके और उनका जो नियंत्रण था, क्रियान्वयन का नियंत्रण था, उसको अपने हाथों में ले लिया। गांव में किसान भी किसानों की सोवियत बनाने लगे और भूस्वामियों के महलों तथा दुकानों को लूटने लगे। इस प्रकार चंद दिनों में जारशाही की सत्ता समाप्त हो गई और हर जगह लोग खुद की मर्जी से चलने लगे। देखते देखते पूरे देश में 2-4 दिन में ही पूरे शासन तंत्र का अंत हो गया और लोगों ने अपने अपने तरीके से सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। चित्र 5 और 6 को ध्यान से देखें और बताएं कि क्या इन बैठकों में मजदूर गंभीरता से भाग ले रहे हैं या उदासीन दिख रहे हैं। इसका वहाँ की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा चित्र 5 और ये है चित्र 6। इसमें आपको दिख रहा होगा कि मजदूर लोग जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से यहाँ पर बातचीत को सुन रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी सोवियत के द्वारा आयोजित की गई कोई सभा होगी और क्योंकि मजदूर इस सभा के प्रति गंभीर हैं, अर्थात कि वहाँ की राजनीति के में एक नया बदलाव होने की शुरुआत इन्हीं सभाओं के द्वारा हुई होगी। क्या आप इन 2 चित्रों में से किसी महिला को पहचान पा रहे हैं। अगर इसमें अधिक महिलाएं होती तो घटनाक्रम में क्या अंतर
आता। तो जो सोवियत की सभाएं थी उसमें अधिकतर जो है पुरुष वर्ग ही भाग ले रहा था, है ना। सोवियत और संसद में आप क्या अंतर कर सकते हैं? तो जो संसद होती है वो पूरे देश में एक होती है, और जो सोवियत है यानी पंचायत जैसी व्यवस्था है वो स्थानीय वर्ग के लिए जो है अलग अलग है। जार का गद्दी छोड़ना। पेट्रोग्राड सोवियत और वहां के जन सामान्य के आक्रोश को देखते हुए डूमा ने जार से आग्रह किया कि वह गद्दी छोड़ दे और डूमा को नया मंत्रिमंडल गठित करने की अनुमति दे। जार की सेना में भी विद्रोह फैल गया, जिसे देखते हुए जार ने 2 मार्च 1917 वर्तमान कैलेंडर के अनुसार 15 मार्च को गद्दी त्याग दी। इस घटनाक्रम को फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। डूमा के मध्यम वर्गीय सदस्यों ने एक मंत्रिमंडल का गठन किया जिसे अस्थायी सरकार कहा गया। तो जो वहाँ की संसद थी रूस की डूमा, उसने जो है ज़बरदस्ती जार को यह समझाया कि आप जो है यहाँ पर अपना शासन छोड़ दीजिए, वरना जनता में जो आपके प्रति आक्रोश है वह और बढ़ जाएगा और हमको जो है नया मंत्रिमंडल गठित करने की। तो अब जो फरवरी क्रांति थी उसके कारण रूस के शासन में एक नया बदलाव हुआ। डूमा के मध्यम वर्गीय सदस्यों ने एक मंत्रिमंडल का गठन किया जिसे अस्थायी सरकार कहा गया। यह अस्थायी सरकार इसलिए था क्योंकि सभी चाहते थे कि सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा गठित हो जिसके नियमानुसार स्थायी सरकार बने। लेकिन यह अस्थायी सरकार सोवियत पर पूरी तरह निर्भर थी क्योंकि सोवियत ही वास्तव में हर क्षेत्र पर नियंत्रण कर रहे थे। तो असल में सोवियत यानी स्थानीय पंचायत जैसी जो व्यवस्था थी, चाहे वो उद्योग स्तर पे हो, चाहे वो सैनिक वर्ग में हो या फिर किसान वर्ग के लिए हो, जो छोटी छोटी सोवियतों के संग बने हुए थे, उन्होंने क्या कहते हैं हर चीज़ पर नियंत्रण कर रखा था। इन दिनों पेट्रोग्राड सोवियत का नेतृत्व 3-4 समाजवादी दलों के प्रतिनिधि कर रहे थे। वे यह मानते थे कि इस क्रांति का नेतृत्व मध्यम वर्ग को निभाना है जिसे देश में लोकतंत्र, भूमि सुधार और शांति लाना है। वे मानते थे कि सोवियतों की भूमिका मध्यम वर्ग के लोगों को पीछे हटने से या पुराने शासकों की वापसी से रोकना है। मतलब सोवियत क्या था, जो एकदम ही पिछड़े वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग और छोटे स्तर के सैनिक वर्ग के लोग थे, उनका संघ जो मध्यम वर्ग के लोगों को सत्ता पे बिठाने का प्रयास कर रहा था। और वो लोग इस चीज़ को भी निश्चित करना चाहते थे कि पुराने शासक जो है किसी भी प्रकार से पुनः सत्ता में ना आ जाएं, या उनके भय से जो मध्यम वर्ग के लोग जो उनका अगुवाई कर रहे हैं, उनके नेता हैं, वो उनके भय से, पुराने शासकों के भय से पीछे ना हट जाएं। तो इस प्रकार से बहुत सारा घटनाक्रम उस समय 1917 में रूस में चल रहा था। आगे हम पढ़ेंगे लेनिन और अक्टूबर क्रांति के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।